नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लखीमपुर खीरी में एक बार फिर शर्मनाक घटना हुई। आज एक बार फिर लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसमें अजय मिश्रा टेनी बेकाबू नजर आए, गुनहगार नजर आए। आज फिर स्टेट होम मिनिस्टर ने अपनी ताकत दिखाई, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को धमकाया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कैमरे बंद करा दिए, पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए और यह सब वहां मौजूद कैमरों में कैद हुआ। मैं आपको सबूत के तौर पर सारी तस्वीरें, पूरा वीडियो दिखाऊंगा। मंत्री जी ने क्या क्या कहा वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन पहले इस घटना की बैकग्राउंड समझ लीजिए। अजय मिश्र उर्फ टेनी लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इस पूरे इलाके में दूर दूर तक उनका दबदबा है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के केस में टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आरोपी है। बेटा जेल में बंद है। 2 दिन पहले एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या सोची समझी साजिश का नतीजा थी। 4 किसानों की मौत कोल्ड ब्लडेड मर्डर थी। अब बेटा जेल में है, उस पर हत्या की धाराएं लगा दी गई हैं। बेल होना मुश्किल है, चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इसीलिए अजय मिश्रा से बहुत सारे सवाल पूछे गए जो वाजिब हैं। इस पर वो भड़क गए। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। यूपी असेंबली में शोर मचा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत हुई। तो पहले आपको दिखाता हूं कि आज अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने क्या किया, क्या कहा। कड़वा सच यह है कि केंद्र सरकार के मंत्री ने पत्रकार के गरिमा पर हाथ डाला और यह बताने की कोशिश की कि वो किसी कानून को नहीं मानते, नैतिकता का, लोकतंत्र के मूल्यों का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। इस इलाके में सिर्फ उनकी दादागिरी चलती है और कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। आज लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सरकारी हॉस्पिटल में मदर चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन था। काम तो बड़ा अच्छा था। इस प्रोग्राम में उन्होंने बातें भी बड़ी बड़ी कही थी। इसके बाद जब बाहर निकले तो कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियों पर लेक्चर भी दिया। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक पत्रकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बारे में सवाल पूछ लिया। मंत्री महोदय से पूछा कि बेटे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है, क्या अब आप इस्तीफा देंगे? बस इसी बात पर टेनी महाशय को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा उनके इलाके में, उनके सामने, जनता के बीच इस तरह का सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की। बस इसी बात पर आपा खो बैठे। टेनी ने पहले तो रिपोर्टर का फोन छीना, फिर गालियां दी। उससे भी मन नहीं भरा तो कॉलर पकड़कर झपटे। इसके बाद पूरी मीडिया बिरादरी को खुलकर भला बुरा कहा। वजह सिर्फ एक थी, मंत्री महोदय से पूछ लिया गया था कि आखिर अब इस्तीफा देंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के बजाय अजय मिश्रा टेनी ने गालियां देना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर उन्होंने ऐसी गालियों का इस्तेमाल किया है जिन्हें मैं आपको सुना नहीं सकता, इसलिए वहां पर आपको बीप सुनाई देगी। हमने पूरे देश में और अपने विधानसभा में जो CHC है वहाँ पर लगा दिए हैं ऑक्सीजन का उत्पादन क्षमता। हमने पूरे देश में और अपने जिले में भी 10 से 12 गुना बढ़ा दी है और अब ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? छोड़ो, पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं, SIT नहीं पूछो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है, नहीं दिखाई दे रहा।
आइए सर। अरे वो क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? नहीं नहीं ये SIT से नहीं क्या कर बढ़िया अजय मिश्रा टेनी बहुत गुस्से वाले हैं। कोई उनके सामने सिर उठाकर खड़ा हो, ये अजय मिश्रा को बर्दाश्त नहीं है। कोई उनसे सवाल पूछे, ये उन्हें सहन नहीं होता। कोई उनके पुराने आपराधिक मामलों की याद दिलाए, ये तो कतई मंजूर नहीं। और पत्रकार ने ये तीनों गलतियां कर दी थी। इसीलिए टेनी साहब ये भूल गए कि वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके भीतर बैठा गुंडा जाग गया और उन्होंने रिपोर्टर का गिरबान पकड़ लिया। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 किसानों और एक पत्रकार को टेनी के बेटे ने गाड़ी से कुचलकर मार डाला था। अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे को लगातार निर्दोष बताते रहे। वो कह रहे थे अगर जांच में उनके बेटे के खिलाफ कुछ भी निकला तो इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करने वाली SIT ने भी कह दिया कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो साजिश थी। सोच समझकर किसानों को गाड़ी से कुचला गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित सभी 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाने की मंजूरी दे दी। अब तक आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराएं लगी हुई थी, लेकिन अब हत्या की कोशिश, हत्या की साजिश रचने की धाराएं लगी हैं। SIT की रिपोर्ट और नए सिरे से धाराएं जोड़ने के बाद मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कानूनी घेरा पूरी तरह से कस गया है। इसीलिए अजय मिश्रा टेनी गुस्से में है, क्योंकि अब बेटे के साथ साथ टेनी की मुश्किल भी बढ़ सकती है। इसलिए वो परेशान भी हैं, बौखलाए हुए हैं और आज यही बौखलाहट सामने आ गई। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? ये तस्वीरें टेनी के दुस्साहस का सबूत हैं। इसीलिए अजय मिश्रा टेनी सवालों का जवाब गाली से देते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। सवाल सीधा सा था, लखीमपुर कांड पर SIT की जो रिपोर्ट आई है उस पर उनका क्या कहना है। लेकिन टेनी ने जवाब देने के बजाय अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली दी और फिर अपने हाथ पत्रकार के गिरबान तक ले जाने की कोशिश की। रिपोर्टर से पूछा, जांच रिपोर्ट से क्या होता है? चार्जशीट पेश हुई क्या? कोर्ट ने दोषी ठहराया क्या? क्यों सवाल पूछ रहे हो? बंद करो कैमरा। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगे? नहीं नहीं, SIT में जो पूछो जाके ना। जी ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्या है? मतलब इतने गंदे लोग हैं, हॉस्पिटल है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर। टेनी ने कहा कि मीडिया वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया। कुछ दिन पहले वो कहते थे जांच में अगर कुछ भी गलत आया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब जांच रिपोर्ट में बेटे की हत्या की साजिश का आरोपी ठहराया गया है। तो कह रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हुई क्या? चार्जशीट जब आएगी तब सवाल पूछना। तो मैं आपको बता देता हूं कि चार्जशीट जल्दी ही आएगी। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है और 90 दिन 2 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। मेरी जानकारी है कि पुलिस अगले हफ्ते तक चार्जशीट भी फाइल कर देगी। तब अजय मिश्रा टेनी जवाब देने लायक रहेंगे या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि टेनी फिर भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो नेता तो 9 साल पहले बने हैं। उससे पहले तो पुलिस थानों में पेशी के लिए और जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगाते थे। इसीलिए किसान आंदोलन के दौरान टेनी ने लखीमपुर खीरी के किसानों को धमकाया था। किसानों ने जब काले झंडे दिखाए तो टेनी ने कहा था कि मंत्री बाद में हूं, नेता बाद में हूं,
पहले क्या हूं वो सब जानते हैं। अपने पर आया तो 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा, लाइन पर ला दूंगा। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए ज्यादा उछल कूद मत करो, वरना मैं अजय मिश्रा हूं, टेनी हूं। टेनी महाशय की वो बात भी आपको सुनवा देता हूं और उसके बाद आपको लगेगा कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने आज जो किया वो उनकी आदत है। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। अजय मिश्रा टेनी की इसी फितरत के कारण, इसी हरकत के कारण विरोधी दलों को मौका मिला। टेनी का नाम लेकर ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार को घेरने की कोशिश की। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 303 एमपीज हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा रहा। बदसलूकी तो मैं समझता हूं कि लगातार कर रहे हैं। पहले आम नागरिकों के साथ की, किसानों के साथ की, धमकी दी और ब्रूटली मर्डर किया, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट में है कि सुनियोजित था। और आज मीडिया के माध्यम से वो मीडिया को ही नहीं धमका रहे हैं, वो देश को धमका रहे हैं कि कुछ भी कर लो, मेरा पोजीशन मंत्रिमंडल में सुरक्षित है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 303 का आंकड़ा है, अजय मिश्रा टेनी कौन सी मजबूरी है? इस कोहिनूर को दिखा करके आप क्या बताना चाहते हैं कि चाहे कितनों जनाक्रोश हो, मुझे कोई नहीं मतलब पड़ता। मैं समझता हूं अभी भी प्रधानमंत्री जी के पास वक्त है। अजय मिश्रा टेनी जी जैसे व्यक्तियों को हटा करके एक संदेश देना चाहिए ताकि आम आवाम को भरोसा हो। विरोधी दलों के कई नेताओं ने आज इसी तरह की बातें कही। अजय मिश्रा की हरकत के कारण सरकार पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अजय मिश्रा के चेहरे पर शिकन नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जानकारी यह है कि टेनी महाशय की इस हरकत को पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। टेनी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने को कहा गया है। नड्डा से मिलकर टेनी अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद तय होगा कि अजय मिश्रा टेनी का क्या होगा। टेनी की हरकत पर सवालों के जवाब देना पार्टी को मुश्किल हो रहा है। अच्छी बात है कि बीजेपी ने टेनी को किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अजय मिश्रा टेनी के गुस्से और बर्ताव दोनों को गलत बताया। गौरव भाटिया ने इंडिया टीवी से कहा कि बीजेपी इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करती। हालांकि गौरव भाटिया ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि किसी के बालिग बेटे ने कुछ गलत किया है तो इसके लिए पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी नेता का ये कर्तव्य है कि अगर उससे सवाल पूछा जाए और जनता से जुड़ा सवाल हो तो उसका उत्तर दिया जाए, और साथ में अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो भी किसी से दुर्व्यवहार करने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी तरह का व्यवहार हमें सामने दिखाई दे रहा है, कम से कम राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं और ये उचित नहीं। ये एक चीज हमें समझनी चाहिए, हमारा संविधान, हमारा कानून क्या कहता है। हर व्यक्ति जो बालिग है, 18 वर्ष से ऊपर की उसकी आयु है, वो स्वतंत्र है कि वो क्या फैसले लेता है। किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी की पत्नी या कोई और रिश्तेदार कोई गलत कृत्य करता है, अपराध करता है, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि अगर बेटे ने गलत किया जो जेल की सलाखों के पीछे है तो उसके पिताजी को उसकी सजा मिले और उसको हटाया जाए। ऐसा लगता है कि अजय मिश्रा टेनी की एक फितरत है कि वो गलती खुद करते हैं, इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं और उन्हें सजा भी दे देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट ने जब यह कहा कि उनके बेटे ने इरादतन हत्या की, साजिश के तहत गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी, तो क्या मीडिया के लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल पूछने पर अपशब्द कहना, धमकी देना, कैमरा बंद करा देना दादागिरी नहीं तो और क्या है? जिस दिन लखीमपुर खीरी में किसानों के जुलूस पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, टेनी ने अपने बेटे का वीडियो दिखाकर कहा था कि वो तो दंगल करवा रहा था। उन्होंने कहा था कि मोनू तो मौका वारदात पर था ही नहीं। अब एसआईटी, जिसमें यूपी सरकार के पुलिस के अफसर हैं,
ये कहती है कि बेटा भी वहां था, गाड़ी भी मंत्री जी की थी, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। नैतिकता के आधार पर टेनी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा नहीं देना चाहते तो कम से कम अपना व्यवहार सुधारना चाहिए था, अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए था। लेकिन आज लगा उन्होंने पिछली घटना से कुछ नहीं सीखा। अजय मिश्रा केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, कम से कम उन्हें अपनी सरकार के लिए एम्बेरसमेंट तो नहीं बनना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए रोज नई मुसीबत तो खड़ी नहीं करनी चाहिए। हालांकि विरोधी दल टेनी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर ही पार्लियामेंट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने तो लोकसभा में अर्जन का मोशन दे दिया था। अजय टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग पर सारा कामकाज रोककर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। स्पीकर ने कहा वो विरोधी दलों के नेताओं को प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे, लेकिन विपक्ष के नेता बात करने नहीं हंगामा करने आए थे और वही हुआ। लोकसभा में खूब हल्ला मचाया, नारेबाजी की, हंगामा किया, पोस्टर लहराए। हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने कहा अब तो एसआईटी ने भी कह दिया कि किसानों की हत्या की गई, साजिश रचकर की गई, मंत्री के बेटे ने साजिश रची। अब अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जाता? इसमें कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था। और काफ़ी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है, मंत्री इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा। बस राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि लोकसभा स्पीकर ने कहा था प्रश्नकाल के बाद आपको बात उठाने का पूरा मौका देंगे, लेकिन विरोधी दल के नेता जिसमें राहुल शामिल थे बात उठाने के लिए तैयार नहीं थे, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते थे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौका है, इसलिए हर पार्टी अजय मिश्रा का नाम लेकर बीजेपी को घेरेगी। अखिलेश यादव आज जौनपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकाल रहे थे। वो भी आज लखीमपुर खीरी के मामले पर कई बार बोले। अखिलेश ने कहा यूपी सरकार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाती है। अब देखते हैं कि अजय मिश्रा टेनी इनके घर पर बुलडोजर कब पहुंचेगा। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है, आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी बात अखिलेश यादव और राहुल जैसी ही करते हैं, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है। अखिलेश और राहुल टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने कहा टेनी के इस्तीफे की मांग वक्त की बर्बादी है, क्योंकि वो जानते हैं टेनी का इस्तीफा नहीं होगा। अब जब इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं, इंसाफ को कामयाब करें, वरना वो मिनिस्टर रहेगा और बेटे पर 5 लोगों का कत्ल का इल्जाम, गाड़ी आपके घर में साजिश होती है, तो मिनिस्टर कैसे रहेगा वो? तो उनको उस मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस मिनिस्टर के अपर कास्ट के वोट उनको चाहिए चुनाव में, इसलिए उनको रखेंगे
और होगा ये कि इंसाफ का खतल हो जाएगा दोबारा। अगर कोई सरकार मोरालिटी पर और इंसाफ पर भरोसा रखती है तो उनको लेना चाहिए था, मगर अब तक नहीं लिए, तो मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको नहीं हटाएगी। लेकिन अखिलेश और ओवैसी ये बताना भूल गए कि वो कैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के घर पर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने से परेशान हो गए थे, उनका साथ दे रहे थे। वो भी क्रिमिनल्स हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता आज नहीं बोले, क्योंकि मामला पार्टी का नहीं सरकार का है। इसलिए रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन हो रहा है, अब अदालत फैसला करेगी। सब जुडिस मामलों पर न तो सदन में चर्चा हो सकती है, न इस पर किसी तरह की बहस की परंपरा है। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह के मामले उठा रहे हैं। ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। सर, वो चाह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई। उनका कहना है कि जांच प्रभावित हो सकती है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। जो रवैया सदन में देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है। अजय मिश्रा टेनी को लेकर विरोधी दलों का हमलावर होना स्वाभाविक है। इस मामले में बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ टेनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, दूसरी तरफ यूपी का चुनाव सिर पर है। टेनी जिस इलाके से आते हैं, या ये कहें कि लखीमपुर और आसपास के जिन 6 जिलों में उनका दबदबा है, जहां ब्राह्मणों का असर है, वहां असेंबली की 42 में से 37 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर टेनी को हटाया तो इन सीटों पर नुकसान पहुंच सकता है। यह सियासत का तकाजा है। अगर वो मंत्री बने रहते हैं तो यह नैतिकता का तकाजा है। इसलिए एक एक कदम नाप तोल कर रखा जाएगा। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं की बातों से लगा कि अजय मिश्रा टेनी से सफाई तो मांगी जाएगी। इस बात के संकेत मिले कि उन पर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ पत्रकारों से दुर्व्यवहार की नहीं है। एसआईटी ने 5 लोगों की हत्या की साजिश में उनके बेटे को आरोपी बनाया है। अब सवाल है कि इस साजिश में कहीं टेनी भी तो जांच के दायरे में नहीं आ जाएंगे। अब तक जिस तरह से जांच हो रही है उससे लगता है कि योगी सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगी। वैसे भी इस मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह तर्क टेनी के काम आए कि जब जांच राज्य सरकार की एसआईटी के हाथ में है, जब जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो टेनी से प्रभावित कैसे कर सकते हैं। और अगर गलती उनके बेटे ने की है तो यह किस कानून में लिखा कि बेटे की गलती की सजा पिता को दी जाए। तो दोनों पक्ष हैं। यूपी की राजनीति में इस बार राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को चुनाव कैंपेन के सेंटर में रखेगी, इसके संकेत बीजेपी ने दिए। इसीलिए काशी के बाद आज बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अयोध्या में थे। नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या का भ्रमण किया। राम मंदिर कैसे बन रहा है, किस टेक्निक से बन रहा है, कितना काम हो चुका है, किस स्पीड से काम चल रहा है, यह सब अपनी आंखों से देखा। इसके बाद सभी जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे, बजरंगबली के दर्शन किए, आरती की, आशीर्वाद लिए। कहा जाता है कि अयोध्या में हनुमान जी के मंदिर में हाजिरी लगाए बगैर रामलला के दर्शन का लाभ नहीं होता। इसलिए जो भी अयोध्या जाता है वो हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन जरूर करता है। सरयू की पूजा और हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाने के बाद नड्डा और सभी मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद नड्डा ने कहा कि करोड़ों हिंदू लंबे वक्त से इस पल का इंतजार कर रहे थे। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
रामलला के जन्म स्थान को भव्यता मिली है, दिव्यता मिली है। मंदिर निर्माण शुरू हो गया है और जल्दी ही पूरा हो जाएगा। वैसे एक बात गौर करने वाली है, अयोध्या में मुख्यमंत्रियों के साथ सबकी पत्नियां भी मौजूद थी। आमतौर से बीजेपी के कार्यक्रमों से परिवारों को दूर रखा जाता है, लेकिन आज अयोध्या में मुख्यमंत्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। जेपी नड्डा की वाइफ भी उनके साथ थी। नड्डा ने बताया कि एक साथ इतने मुख्यमंत्री अयोध्या क्यों आए। मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसलिए हम आए हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा आज अयोध्या में थे। पवन नारा राम मंदिर निर्माण स्थल पर गए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण स्थल की तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कि राम मंदिर का भव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। गर्भगृह के आसपास फाउंडेशन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। गर्भगृह पर जमीन के अंदर 14 मीटर मोटी फाउंडेशन डाली गई है। अब मुख्य मंदिर के प्लिंथ बनाने का काम शुरू होना है। इसके लिए पत्थरों के ब्लॉक तैयार हैं। अब ब्लॉक्स को लगाने का काम शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आज बताया कि अब तक जो काम हो रहा था वो जमीन के भीतर हुआ, नींव का काम हुआ, लेकिन अब जो काम होगा वो दिखाई देगा। लोग जल्दी ही भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखेंगे और तय वक्त से पहले ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उन्हें राम मंदिर निर्माण की गति और क्या क्या भविष्य में किस तरीके से निर्माण होगा वो सब बताया गया और इसको लेकर चंपत राय जी ने एक प्रेजेंटेशन सभी मुख्यमंत्रियों को दी है। बताया गया कि किस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। एक डिजाइन यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि किस तरीके से 14.5 मीटर गहरी एक नींव तैयार की गई थी और ये अलग अलग स्तर पर किस तरह का निर्माण होना है उसकी जानकारी है। और जो आप पीछे देख रहे हैं ये सबसे ताज़ा तस्वीर है भगवान श्री राम के मंदिर की। जहां आप ध्वजा देख रहे हैं ये वो स्थान है जहां पर गर्भगृह होगा, जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर भूमि पूजन किया था। मेरे पीछे मेरा बायां हाथ जिस दिशा में है, ये जमीन के नीचे एक चट्टान बनाई गई है, ढाली गई है। ये चट्टान गर्भगृह पर लगभग 14 मीटर मोटी है, गहरी जमीन के अंदर, और गर्भगृह के चारों ओर के बाकी के स्थान पर ये 12 मीटर गहरी है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का मिक्सचर तैयार किया गया और वो मिक्सचर IIT चेन्नई ने तैयार किया। हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन का पहला फेज, पहला चरण पूरा हुआ। इस पहला चरण को पूरा करने में लगभग 6 महीने लगे। अब इसके ऊपर 5 फीट मोटी कंक्रीटिंग किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये कार्य हम दिसंबर के अंत तक, थोड़ा बहुत परिस्थितियों के कारण डिले हुआ तो 15 जनवरी तक पूरा कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर पत्थरों के ब्लॉक, ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक एक के ऊपर एक लगभग 20 फीट ऊंचाई तक 6.5 मीटर ये ब्लॉक रखे जाएंगे। लगभग 26,000 ब्लॉक रखे जाने का आकलन है। ये प्लिंथ कहलाएगा। ग्रेनाइट से प्लिंथ ऊंची करेंगे तब मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का, प्रार्थनाओं का फल है।
500 साल में जिस राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, सैकड़ों बार खून बहा, अब वो राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस राम मंदिर का निर्माण सद्भाव के माहौल में हो रहा है, ये और भी अच्छी बात है। बिना खून खराबे के, बिना किसी टेंशन के हो रहा है। इसका क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को हमेशा दिया जाएगा। हजारों साल तक जब जब राम मंदिर के बारे में बात होगी, तब तब नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। क्योंकि बीजेपी के नेता इसी बात को बार बार कहते हैं, तो विरोधियों को दिक्कत होती है। जो लोग राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछते थे, आज जब बीजेपी के नेता राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की तारीख बताते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश यादव को होती है। इसीलिए आज अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बार बार राम मंदिर की बात क्यों करती है? बीजेपी राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? धर्म को सियासत में क्यों घसीट रही है? जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे? खाने पीने की चीज महंगी है, ये जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, इन तमामों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। हालांकि आज जिस वक्त बीजेपी के 8 मुख्यमंत्री अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ के सरदार पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस मौके पर योगी ने एक बार फिर अखिलेश की दुखती रथ पर हाथ रखा। योगी ने जिन्ना का नाम ले दिया। योगी ने सरदार पटेल के योगदान की बात की और फिर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना का जिक्र किया। योगी ने कहा कि देश के नायक सरदार पटेल की तुलना देश के खलनायक जिन्ना से करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जब कुछ विभाजनकारी ताकतें, जिन्हें भारत की एकता पसंद नहीं, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर वंशवाद को बढ़ावा दे करके राजनीतिक प्रदूषण को पैदा करने का, आज वे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विराट व्यक्तित्व के स्वामी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जब एक राष्ट्र खलनायक, राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ करने का प्रयास करते हैं, हम सबको इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति लोगों की सोच क्या हो गई है? राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना, ये राष्ट्र नायकों का अपमान है और यह अपमान भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भगवान राम का जिक्र आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया और उत्तर प्रदेश की धरती पर ही किया। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को एक होना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा। जो लोग हिंदू धर्म से अलग हो गए, उन्हें प्यार से घर वापस लाना होगा। समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह समाज को राक्षसी प्रवृत्तियों से बचाना होगा। मोहन भागवत ने यह बात चित्रकूट में कही। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे। अब समाज में सबको मानकर, अपना मानकर सबके लिए काम करना है। जो हिंदू धर्म छोड़ गए, उन्हें घर वापस लाना। जाति, धर्म, भाषा, पंथ और संप्रदाय और मजहब का भेदभाव किए बगैर, बिना किसी को डराए, बिना किसी को सताए, सबको अपनाना, प्रभु राम के बताए रास्ते पर चलना है। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊ मही भुजौ उठाय प्रणकीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे।
लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था। धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा। और स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। मोहन भागवत की बात सबसे अच्छी है कि बिना किसी को सताए, बिना किसी को डराए, बिना धर्म, पंथ और जाति का भेदभाव किए सबको अपना बनाना है, और भगवान राम का बताया हुआ रास्ता यही है। अब एक खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में 13 दिन पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही से 21 लोगों की आंख निकालनी पड़ी थी। मैंने 2 दिसंबर को आज की बात में इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई थी और यह वादा किया था कि सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आने तक इस खबर पर मैं पूरी नजर रखूंगा। रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। जांच के बाद यह कहा गया कि डॉक्टर ने प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ऑपरेशन किए, डॉक्टर को कोई गलती नहीं है, सारे प्रोसीजर का पालन किया गया। ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट के स्टरलाइजेशन में कमी के कारण, साफ सफाई में कमी की वजह से इंफेक्शन फैला और इतने लोगों की आंख निकालनी पड़ी। ऑपरेशन करने से पहले न तो ऑपरेशन थिएटर का फ्यूमिगेशन किया गया था और न ही इक्विपमेंट्स का स्टरलाइजेशन किया गया था। अब इसके लिए कौन दोषी है, इस पर रिपोर्ट खामोश है। यानी अब इसके लिए एक और जांच होगी। अब मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन कह रहे हैं कि अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। कल्चर रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि ओटी में इन्फेक्शन था, उसके कई स्रोत में इन्फेक्शन मिले, जिसमें स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया थे, जो काफ़ी इन्फेक्शस होते हैं और बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उसी कारण से ये सारा डैमेज हुआ। इस मामले में कई लोगों पे एफआईआर भी हुआ था, तो अब क्या होगा उसमें? वो तो पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस उतना जो है अनुसंधान करके निर्णय लेगी कौन दोषी है, उसको सजा देगी, मिलेगी कोर्ट के द्वारा। हम लोगों ने जो फैक्ट्स था सारा जो है अनुसंधानकर्ता के सामने, पुलिस के सामने रख दिया है फैक्ट के साथ। डॉक्टर साहब को क्लीन चिट दे दिया गया है। देखिए, अब तो क्लीन चिट किसी को नहीं दिया जाता, हम लोगों ने दिया है ना किसी को हम लोगों ने दोषी ठहराया। जो फैक्ट्स था वो हम लोगों ने लिखा है। सच्चाई यही है कि ये इन्फेक्शन जो होता है एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रोसीडिंग में मतलब सर्जन की गलती से नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो स्टरलाइजेशन में या कहीं उसमें प्रॉब्लम होता है जो कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहीं ना कहीं तो लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की हुई है, चाहे स्टरलाइजेशन के जो जिम्मेदार हो उन्होंने गलती की हो, चाहे कहीं किसी स्तर पर तो जरूर गड़बड़ी हुई है, इस कारण से इतनी बड़ी बात हो गई। मेडिकल सर्जन कितनी आसानी से कह रहे हैं कि रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई, किसी को दोषी भी तो नहीं ठहराया गया। यानी क्लीन चिट देने की और दोषी न ठहराने की पूरी तैयारी हो गई है। अब इसे कोई पूछे फिर जांच किस बात की हुई, किस लिए हुई, इस मुद्दे पर न तो बड़े अफसर कुछ बोलते हैं न मंत्री कुछ बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी आई वॉश का काम किया, लीपापोती। नीतीश कुमार ने कहा जिन लोगों की आंख निकालनी पड़ी उन्हें सरकार मुआवजा देगी, लेकिन कितना मुआवजा देगी यह अभी तक तय नहीं है। ये जो आ गया ये मुजफ्फरपुर का कहानी कि हम सबसे कहेंगे कि भाई ऐसे काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये सब इंतजाम तो हो ही रहा है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जाते हैं तो सबको अधिकार है प्राइवेट में जाए सरकारी में जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर में हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी कितनी जांच की गई कि क्या गड़बड़ी थी और एक्शन लिया जा रहा है। भाई सबको इस सब चीज को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। अब जो कुछ भी हुआ वो कितना दुखद है। अब उसके बाद तो सब लोगों के लिए आगे ट्रीटमेंट के लिए और उसमें जो पीड़ित हुए हैं उन सब लोगों के लिए भी किया जा रहा है।
उन लोगों के ट्रीटमेंट का भी किया जा रहा है और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब बेचारे का आंख चला गया तो हम लोग उन लोगों की जो मदद कर सकते हैं उसके बारे में विभाग सोच रहा है कि भाई ऐसे लोगों की भी हम कुछ मदद करेंगे। तो अभी तो आज कुछ कहना कैसे कहा जाए कि कितना रुपया हम लोग देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वैसे लोग जो सफर कर गए हैं मुजफ्फरपुर में उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा, ये बात हम लोग जरूर करेंगे। नीतीश कुमार भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। लोगों की आंखें चले गई और वो भी इस पर विचार कर रहे हैं कि कितना मुआवजा दिया जाएगा और किन लोगों को मुआवजा देने का भरोसा दे रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिन लोगों की दुनिया में अंधेरा हो गया, उनके लिए कह रहे हैं कि मुआवजा देंगे। और जानते हैं कि जिन लोगों की आंखें चली गई वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुआवजा लेकर क्या करेंगे। आंखें गंवाने वाले ज्यादातर ऐसे बुजुर्ग हैं, गरीब हैं। उनका कहना है कि जब देख नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा, क्या खाएंगे। पैसा के अल्लाह की करबो बाबू, हमरा आँख लगे के आँख ले तो अपना नैन से पर पैखाना जाब हम ताकब। आप चाहेंगे, जाहिर है कि आपको आँख वापस मिल जाए, लेकिन अब क्या ये संभव हो पाएगा? आपने डॉक्टरों से बात की है? डॉक्टर से कौन बात करेगा, कौन क्या बात करेगा? तो क्या कहना चाहती हैं सरकार से? मुख्यमंत्री से नीतीश जी ने कहा है आँख लगवा देती, आँख लगवाने से अब पैसा ला किया का बोन दू के आँख रहा तो बोन दू क्या का खाएगा, अब पैसा ला क्या करेगा? तो पैसे लेके क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि अभी इनका अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ, आधा उम्र है, आँख लग जाएगा तो ये अपने सबको देखेगा, कमा के खाएगा। गरीब आदमी, हमको तो पैसे वैसे है नहीं कि हम इसको बैठा खा पाएंगे। तबियत है से ये न छूटे था, अब ऐसे लौकते न है, बोले लौकत रख तो बन बुता करके खात रही, हमने पुत्र रहती, हमरा केहू न है, दूसरा के निहोरा कह के तो ले लिए एगो के वो भागे भागे कैले है। तो अब सरकार कह रही है कि हम पैसे देंगे, कुछ मदद करेंगे आप लोगों की। तो कथी हो, आँख सब नहीं दी है, आँख से तो न कुछ दी है ना, आँख दी है, तो आँख दी है ना, न दी है तो पैसा दी है, बैठ के खाए। आँख देंगे थोड़े तो आँख देंगे थोड़े जो सरकार हमको आँख के बदले आँख चाहिए तो मुआवजा दीजिए। हम लोग गरीब आदमी, जो आगे मुझे कुछ सहायता होगा, कुछ मैंने कि चलेगा, मैंने काम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। कभी लग सकती है? नहीं, कभी नहीं लग सकती आँख, अब कहाँ से लगेगा ना। नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर के इन लोगों की बातें सुननी चाहिए जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। सिर्फ मुआवजे की बात कहकर नीतीश कुमार बच नहीं सकते। पिछले 16 साल से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतने दिनों में भी बिहार के हेल्थ सेक्टर में सुधार क्यों नहीं हो पाया? मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूं जिन्हें सुनकर नीतीश कुमार की आंखें खुल जाएंगी। बिहार के 38 में से 16 जिला हॉस्पिटल्स में तो आंखों के ऑपरेशन की सुविधा ही नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इसीलिए बिहार की जनता को सरकारी मेडिकल सेवाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिहार में इस साल मोतियाबिंद के 3,45,600 ऑपरेशन होने थे, 3,45,600, लेकिन अक्टूबर के महीने तक सिर्फ 67,224 ऑपरेशन हो सके। इनमें से भी 95% ऑपरेशन प्राइवेट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और एनजीओज ने किए। 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बिहार के 78% लोगों ने कहा था कि वो बीमार होने पर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं होती, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीजों पर ध्यान नहीं देते। 16 साल का वक्त बहुत होता है, देर बहुत हो गई है, लेकिन अब कम से कम नीतीश कुमार इस तरफ ध्यान दें। मुआवजे की बातें करने के बजाय हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब मैं आपको विराट कोहली की बात सुनाता हूं। विराट कोहली ने आज खुलकर बात की, साफ साफ बात की, हर मुद्दे पर बात की। कल मैंने आपको बताया था कि 2 खबरें बिल्कुल गलत हैं।
एक तो यह गलत था कि विराट कोहली साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज खेलना नहीं चाहते, और दूसरी ये बात गलत थी कि विराट ने वनडे सीरीज से छुट्टी की कोई एप्लीकेशन बीसीसीआई को नहीं दी। आज विराट ने भी इन बातों को कंफर्म किया। कोहली ने बताया कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए अवेलेबल हैं और उन्होंने बीसीसीआई से कभी छुट्टी नहीं मांगी। I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. So there were a few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So all these people who are writing these things and their sources, to me, they're absolutely not credible. So as I said, I am available for selection for the ODIs in South Africa, and I was always keen to play. विराट ने बताया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी थी तब उन्होंने बीसीसीआई से कहा था कि वो वनडे में कप्तानी कंटिन्यू करना चाहते हैं। दावा यह किया जा रहा था कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाने से पहले विराट कोहली से बात की थी, उन्हें कंसल्ट किया था, लेकिन आज विराट ने इस बात को गलत बताया। कोहली ने कहा कि T20 की कप्तानी उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी। बीसीसीआई चाहता था कि वो T20 के कप्तान भी बने रहें, लेकिन वनडे की कैप्टनशिप रोहित शर्मा को देने से पहले उनसे कोई बात नहीं की गई, सिर्फ 1.5 घंटे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था, और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। विराट टेस्ट टीम के कप्तान हैं, लेकिन वनडे के लिए भी अवेलेबल हैं, जहां पर रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन रोहित शर्मा चोट की वजह से टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा, और विराट ने कहा कि उन्हें रोहित शर्मा की टीम में कमी महसूस होगी। Well, we'll miss his abilities a lot. I mean, he's proven in England already that he's really worked his test game out, and the opening partnership was very important for us to play in that series that we did. So obviously, with his experience and his skill, we will miss his qualities. But having said that, I think it's an opportunity for someone like Mayank and KL to step up and solidify that start for us that we got in the last series, and make sure that the good work is carried on in this series as well. विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। इंडियन क्रिकेट को दुनिया में टॉप पर ले जाने में, टीम इंडिया को फिटनेस सिखाने में, लड़ना सिखाने में उनका जबरदस्त योगदान है। जहां तक कप्तानी का सवाल है, हमने देखा कि जब धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, विराट ने कप्तान रहते हुए धोनी को पूरा सम्मान दिया था। इससे विराट को लेकर रोहित शर्मा के टकराव और वनडे से छुट्टी जैसी बातें फैलाना ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आज विराट ने इन सारी बातों को साफ कर दिया। आज बेंगलुरु से एक दुख भरी खबर आई। पिछले हफ्ते जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक दिन बाद उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था। 7 दिन तक ग्रुप कैप्टन ने जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन आज सुबह
इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके उनके निधन की दुखद खबर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया, श्रद्धांजलि दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर कल भोपाल लाया जाएगा, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ परसों उनका अंतिम संस्कार होगा। वरुण सिंह का परिवार वैसे तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल उनकी फैमिली भोपाल में रहती है। वरुण सिंह का पूरा परिवार फौजी है। उनके पिता केपी सिंह आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनके बड़े भाई आर्मी में हैं और छोटा भाई नेवी में। वरुण सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 साल का एक बेटा और 8 बरस की एक बेटी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल अगस्त में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। वो एक जांबाज और बेहतरीन पायलट थे। पिछले साल अक्टूबर में जब उड़ान के दौरान उनके तेजस विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, तो उन्होंने बड़ी कुशलता और बहादुरी से सिचुएशन को संभाला था और फाइटर एयरक्राफ्ट को सही सलामत लैंड कराया था। पिछली बार तो वरुण सिंह ने मौत को मात दे दी थी, लेकिन इस बार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग आज सुबह हार गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।